वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स इन डायबिटीज़। हमने जेनेटिक्स के चैप्टर में अब लास्ट टॉपिक को डिस्कस करना था, जिसमें सेक्स लिमिटेड ट्रेट एज वेल एज सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट भी हमने डिस्कस करनी है और ये भी देखना है कि इन दोनों के अंदर फ़र्क किस चीज़ के अंदर होता है या हम इसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा यहाँ पर आता है, दैट इज़ डायबिटीज़, कि ये सिचुएशन कैसे क्रिएट होती है। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहले तो हम सेक्स लिमिटेड ट्रेट की बात करते हैं। देखिए, ये चीज़ आपने माइंड में यहाँ पर रखनी है कि सेक्स लिमिटेड ट्रेट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा ट्रेट जो कि हम कहते हैं सिर्फ एक ही सेक्स के अंदर आपको नज़र आता है ड्यू टू एनाटॉमिकल डिफरेंसेस। यानी एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा ट्रेट जो कि या तो सिर्फ फीमेल्स के अंदर होगा या तो सिर्फ मेल के अंदर होगा ड्यू टू देयर एनाटॉमिकल डिफरेंसेस। क्योंकि बॉडी की फिजियोलॉजी डिफरेंट है, तो ज़ाहिर है या मेल में होगा या फीमेल में होगा। तो ये जो ट्रेट होते हैं, ये स्ट्रक्चर ये किसी फीमेल या सिर्फ मेल की बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सो इनको हम ये भी नाम देते हैं कि ये ट्रेट्स सेक्स लिमिटेड, सेक्स लिंक्ड भी हो सकते हैं और ये ऑटोसोमल भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो किस किस्म का ट्रेट है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि जीन्स फॉर मिल्क प्रोडक्शन। अब मिल्क प्रोडक्शन के जो जीन्स हैं ये सिर्फ काउज़ के अंदर हो सकते हैं, ठीक है, बुल के अंदर नहीं हो सकते। यानी सिर्फ फीमेल काउ की हम बात कर रहे हैं कि उसके अंदर ये हो सकते हैं, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन काऊ के ज़िम्मे होता है। इसी तरह अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं, तो जो बियर्ड ग्रोथ है, यानी जो दाढ़ी का आना है, ये सिर्फ मेल के अंदर हो सकता है, फीमेल के अंदर ये सिचुएशन नहीं हो सकती है, ठीक है जी। सो सिर्फ ये वाला जो पैटर्न है हैवी बियर्ड ग्रोथ, ये मेल के अंदर हो सकता है। ऑल्दो कि फ़ीमेल इसके लिए कैरियर हो सकती है, लेकिन ये जीन पास करेगी नेक्स्ट अपने चाइल्ड के अंदर या अपने सन के अंदर ये जीन पास करेगी और इसका जो बेटा होगा उसमें हैवी बियर्ड ग्रोथ हो सकती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सेक्स लिमिटेड ट्रेट जो हैं, हम ठीक है मानते हैं कि वो एक ही ख़ास जेंडर के अंदर होंगे, या मेल में होंगे या फीमेल में होंगे, बट ऐसा क्या रीज़न है कि ये दूसरे में नहीं हो सकते। देखें, पहले ही हमने ये बात की है कि एनाटॉमिकल डिफरेंसेस की वजह से जो है ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती है। ऑब्वियसली जहाँ तक मिल्क प्रोडक्शन की बात है, तो मेमरी ग्लैंड्स जो हैं, क्योंकि वो काउस के अंदर होते हैं, सो डेफिनेटली वहीं पर मिल्क प्रोडक्शन होगी। और मिल्क प्रोडक्शन प्रोजेस्टेरोन करता है, जो एंजाइम है, जो प्रोजेस्टेरोन एंजाइम जो है मिल्क प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, जो फीमेल एंजाइम कंसिडर किया जाता है, जो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, क्योंकि उसी की सेल और वर्किंग और पाथवे जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर होती है। सिमिलरली अगर हम बियर्ड ग्रोथ की बात करते हैं, तो बियर्ड ग्रोथ जो है ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं, जो कि जैसे फेशियल हेयर की हम बात कर रहे हैं बियर्ड ग्रोथ की, इसका होना या आवाज़ का भारी होना, तो ये सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स होती हैं जो मेल के अंदर हैं, क्योंकि ये जिस एंजाइम की वजह से होता है वो 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन है। यानी 17 बीटा हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये इसकी वजह से जो है सिचुएशन क्रिएट होती है, 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन की वजह से ये होता है। सो दैट्स वाई ये एंजाइम ये हार्मोन क्योंकि ये मौजूद होता है मेल में और इससे रिस्पॉन्स करने वाले स्ट्रक्चर भी मेल में है, सो डेफिनेटली ये जो ट्रेट्स हैं सिर्फ फीमेल में होंगे या सिर्फ मेल के अंदर होंगे ड्यू टू द एनाटॉमिकल डिफरेंसेस। और रीज़न क्या है एनाटॉमिकल डिफरेंस का? पहला रीज़न ये है हार्मोन, ठीक है, जो ये चीज़ काज करवा रहा है कि एक तो हार्मोन जो ये काम करवाएगा, और दूसरी चीज़ क्या है कि सेल्स जो कि इसको रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी इस हार्मोन ने जिन सेल के ऊपर काम करना है और इसकी वजह से फिर आगे वो एक ख़ास ट्रेट होगा, तो या तो सिर्फ फीमेल में होगा लाइक काउ, या फिर मेल के अंदर होगा लाइक बियर्ड ग्रोथ, ठीक है। और इसी तरह सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट। अब सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट का मतलब इन्फ्लुएंस होता है कि किसी चीज़ को मुतासिर करना, किसी चीज़ को अफेक्ट करना, ठीक है। और ये अगर हम इन ट्रेट्स की बात करते हैं, तो ये मेल और फीमेल दोनों के अंदर होते तो हैं, लेकिन ज़्यादा प्रोमिनेंट सिर्फ एक सेक्स के अंदर होंगे, ज़्यादा प्रोमिनेंट सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होंगे। रीज़न इज़ दैट कि ये जो होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे इनमें हम कहते हैं कि ट्रेट्स हैं जिनको कुछ अलील जो है ना कंट्रोल करते हैं, दैट आर एक्सप्रेस डोमिनेंट इन वन सेक्स, और रिसेसिव होते हैं एक के अंदर। अब रीज़न क्या है कि ये सिर्फ एक के अंदर ही इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट या हम कहते हैं कि नज़र आते हैं या ऑब्जर्वेबल होते हैं, क्योंकि हम एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से अब समझ चुके हैं कि फ़ीमेल के पास ये सिचुएशन होती है, ठीक है, और मेल के पास ये सिचुएशन होती है। मेल में ज़्यादातर जो एक्स जाता है वो रिसेसिव होता है,
ठीक है। रिसेसिव होता है और ख़ुद को ये आसानी से जो है ना एक्सप्रेस कर सकता है, क्योंकि वाई के पास कोई इसका जीन नहीं है या कोई काउंटर पार्ट नहीं होता। फीमेल के केस में एक एक्स जो है ना वो डोमिनेंट होता है और एक एक्स जो है वो रिसेसिव होता है। तो जाहिर सी बात है कि रिसेसिव तो वर्किंग नहीं कर सकेगा, क्योंकि डोमिनेंट ही अपना सारा काम कर रहा होता है। इसलिए जो है ना हम ये बात करते हैं कि ये डोमिनेंट भी हो सकते हैं। जो डोमिनेंट होता है ना एक सेक्स के अंदर ही ख़ुद को एक्सप्रेस कर सकता है, यानी फीमेल के अंदर। मेल में भी करेगा, लेकिन तब जब उसमें जाएगा ना तो ज़्यादातर चांसेस तो यहाँ पे 80% चांस तो ये है कि जो रिसेसिव है वो मेल के अंदर जाता है। यही चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि ये जो डिफरेंस होता है ये ड्यू टू हार्मोनल डिफरेंस होता है बिटवीन द सेक्सेस। अगेन वही बात है कि हार्मोन्स जहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे पैटर्न बाल्डनेस की अगर हम बात करते हैं तो ये सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट है। विमेन में आपको कोई भी बाल्डनेस या उनमें गंजेपन का शिकार नज़र नहीं आएगी, उनमें फिर भी बाल होते हैं और अच्छे खासे होते हैं। लेकिन ह्यूमन मेल के अंदर ये बहुत सारे ऐसे पैटर्न हैं कि कुछ लोग जो हैं वो अर्ली एज में ही हेयरलेस हो जाते हैं, चाहे जितना भी वो ट्रीटमेंट करवाएं। रीज़न इज़ दैट कि उनके सेल्स इतने एबल नहीं होते कि वो उस चीज़ को फर्दर कंटिन्यू कर सकें। एनाटॉमिकल जो हम कहते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट कंसिडर किया जाता है ये मेल के अंदर, लेकिन फीमेल में ये ऑटोसोमल रिसेसिव कंसिडर किया जाता है। फीमेल में ऐसी सिचुएशन होती नहीं है। हेट्रोजाइगोट अगर मेल है तो वो तो बाल्डनेस को शो करेगा, लेकिन अगर फीमेल है तो वो बाल्डनेस शो नहीं करेगी, क्योंकि इसके लिए फ़ीमेल के लिए ज़रूरी है कि वो होमोजाइगस रिसेसिव हो। लेकिन इवन देन फिर भी उसके बाल होंगे ज़रूर, ऑल्दो के पतले होंगे, डैमेज्ड होंगे, लेकिन होंगे सही, वो कम्प्लीटली हेयरलेस नहीं हो सकती है। यहाँ से जो आपको क्वेश्चन आ सकता है दैट इज़ describe sex limited traits with two example. What do you know about sex influenced trait by using what do you know about sex influenced traits? Describe by using some examples. तीसरा क्वेश्चन आ सकता है कंपेयर सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स विद सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट्स। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास मेजर और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम नाम देते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस, बिकॉज इट इज़ फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि डायबिटीज़ मेलाइटिस होती क्या है। ठीक है, देखिए डायबिटीज़ मेलाइटिस एक हेरिडिटी डिजीज़ है, जिसका मतलब ये है कि शुगर का जो है ना वो बॉडी के अंदर सही से कंट्रोल नहीं हो सकता, या शुगर जो है वो सही तरह से बॉडी में इस्तेमाल नहीं हो सकती है। डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है ना ये चीज़ आपने याद रखनी है कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शुगर की जो कि इंसुलिन की होने या ना होने या इसकी वर्किंग की वजह से अफेक्ट होती है। वैसे डायबिटीज़ की काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, 4 to 5 टाइप्स हो सकती हैं डायबिटीज़ की, जिसकी डेफिनेटली रीज़न भी और है। लेकिन मेलाइटिस में आपने याद रखना है कि ये जो है ना इसमें हम बात कर रहे हैं शुगर लेवल की, और शुगर लेवल की बात हम क्यों कर रहे हैं, इंसुलिन की वजह से। ये चीज़ याद रखनी है कि ये ऐसी डायबिटीज़ है जिसमें हम इंसुलिन की बात करेंगे। डायबिटीज़ मेलाइटिस की जहाँ तक बात है तो हम कहते हैं कि बेसिकली ये एक हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है दैट इज़ करेक्टेड बाय हाई ब्लड शुगर लेवल। अब शुगर लेवल में होता यह है कि डायबिटिक्स पेशेंट्स जो होते हैं ये शुगर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो ये बॉडी में वैसे ही यूरिन के थ्रू जो है वो वेस्ट हो जाती है, और ज़्यादातर इनको किडनी फेलियर फेस करना पड़ता है, क्योंकि बहुत रिच क्वांटिटी में वहाँ पे ग्लूकोज होती है। अडल्ट ब्लाइंडनेस यानी इनको नज़र बहुत जल्दी कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। लोअर लिम्ब एम्पुटेशन यानी एनर्जी नहीं रहती है, तो टांगें ज़्यादा काम नहीं करती हैं, सही से ये काम नहीं कर पाते, वीकनेस फील करते हैं और हार्ट डिजीज़ फील हो जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि ब्लड शुगर लेवल हाई होगा तो ये हर चीज़ को डैमेज करेगी। दो तरह की डायबिटीज़ होती हैं, एक है डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट, और दूसरी होती है टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। जो टाइप 1 होती है ना जिसको हम जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं, जो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, ये बिफ़ोर 40 हो जाती है, यानी ये 40 से पहले हो जाती है। अब इसका रीज़न क्या होता है, ये बेसिकली पैंक्रियाटिक हार्मोन इंसुलिन की हम कहते हैं कि इनसफिशेंसी की वजह से होता है, कि इंसुलिन जहाँ पर प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता या सेल डैमेज हो जाते हैं, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। अब रीज़न इज़ दैट कि जहाँ तक हम बात करते हैं पैंक्रियाज़ की, पित्ता, ठीक है। पैंक्रियाज़ जो है ना जिसको हम पित्ता भी कहते हैं हमारी ज़बान में, तो पैंक्रियाज़ के अंदर दो तरह के ज़्यादातर मेजर सेल्स हैं, अल्फ़ा और जो है ना बीटा, जिन्होंने ग्लूकोज़ लेवल को मेंटेन करना होता है, ठीक है। अब इसमें जो बीटा सेल है ये रिलीज़ करता है इंसुलिन। अब बीटा सेल क्योंकि इंसुलिन को रिलीज़ करता है, तो इंसुलिन जो है ना ग्लूकोज़ को कन्वर्ट करवा देती है, कि ग्लूकोज़ की जो है ना ये स्टोरेज करवा देगी ग्लाइकोजन के अंदर, ठीक है।
ग्लाइकोजन के अंदर और बाकी जो ग्लूकोज़ होगी उसको ये इस्तेमाल करवा देगी, यूटिलाइज़ करवा देगी, तो ऑब्वियसली ग्लूकोज़ ब्लड ग्लूकोज़ लेवल कम हो जाएगा। यानी इंसुलिन का काम क्या है कि ब्लड ग्लूकोज़ लेवल को कम करना है। दूसरी बात ये है कि पैंक्रियाज़ के अंदर जो अल्फ़ा सेल्स होती हैं ना, ये 20% होती हैं और बीटा सेल्स जो हैं ये 70% होते हैं। ये चीज़ आपने माइंड के अंदर रखनी है। तो अल्फ़ा और बीटा सेल्स में क्या होता है कि अल्फ़ा की तादाद कम होती है, बीटा की ज़्यादा होती है, क्योंकि बीटा का काम हेक्टिक होता है या ज़्यादा होता है। अब सिचुएशन ये होती है कि डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1 जो इंसुलिन डिपेंडेंट जो है ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, जिसमें इम्यून सिस्टम जो है ये बैक फायर करता है, यानी इम्यून सिस्टम अपने ही बॉडी के सेल के ख़िलाफ़ जो है ये एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है। टी सेल्स बेसिकली जो है ये ऑटो इम्यून इसको हम कहते हैं मिसलीडिंग ऑटो इम्यून डिज़ीज़। मिसलीडिंग ऑटो इम्यून डिज़ीज़ का मतलब ये है कि गलती से जो है ना बॉडी का जो इम्यून सेल यानी टी सेल्स होती हैं, ये बार बार जो बीटा सेल्स हैं इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि अल्टीमेटली उस पेशेंट के सारे ही बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। आप खुद सोचें कि जब उसके पेंक्रियाज के 70% जो बीटा सेल्स हैं, जब वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि शुगर लेवल तो उसकी बॉडी में मेंटेन नहीं हो सकेगा। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होगी। जब इंसुलिन नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि ये ऑर्गेनिज्म जो है एक्सटर्नल जो एक्सोजीनस सोर्स से इंसुलिन लेके अपनी बॉडी की ये सारी वर्किंग करते हैं। देखें, जहाँ तक बात है ना डायबिटीज़ की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ शुगर लेवल हाई है तो शुगर लेवल लो। अब आपके माइंड में ये चीज़ आ सकती है कि अगर शुगर हाई है या लो है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल हमारे पास होता है 0.08%, यानी हमारे ब्लड के अंदर इस क्वान्टिटी का होना ज़रूरी है ताकि हमारा ब्लड प्रॉपरली फंक्शनिंग कर सके, या उसको जो है ना प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर उसके वॉल्यूम मेंटेन रहे। ठीक है, यानी एक उसका सल्यूट बैलेंस बरकरार है। अगर इससे एक सिचुएशन ज़्यादा हो जाएगी तो ज़ाहिर है वो शुगर यानी ये डायबिटीज़ मेलाइटिस की सिचुएशन होगी। अब हम ये कह रहे हैं कि जब ग्लाइकोजन जब क्या होगा कि शुगर क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी ना, तो जितनी भी ग्लूकोज़ है ना ये ब्लड के अंदर आ जाएगी एक्स्ट्रा क्वांटिटी में, यानी इसकी ज़रूरत नहीं है ये खामखाई ब्लड के अंदर सर्कुलेट करी। पहली बात कि एक्स्ट्रा आ जाएगी। दूसरी बात ये है कि कोई जो है ना ग्लाइकोजन नहीं बनेगी। जब ग्लाइकोजन नहीं बनेगी तो आप खुद सोचें कि फ्यूचर के लिए किसी किस्म की एनर्जी नहीं होगी। सो नो एनर्जी, कि कोई भी अगर फ्यूचर में लेट से आपको एनर्जी की ज़रूरत है तो इन लोगों की एनर्जी नहीं होती, ये लोग काम नहीं कर सकते। आप खुद सोचें कि हमने इनमें एक चीज़ क्या बताई कि किडनी फेलियर, यानी बार बार किडनी इतने हैवी चीज़ों को सर्कुलेट करता रहेगा तो किडनी ओवर बर्डनाइज होने की वजह से फेलियर हो जाएगी इसमें। ठीक है, इसके अलावा लोअर लिम्ब एम्पुटेशन क्यों होती है या हार्ट डिजीज़ क्यों होता है, कि जाहिर सी बात है कि इनके पास जो एनर्जी नहीं है, ये ग्लूकोज की एनर्जी को यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ फेडअप हो जाते हैं काम कर करके, या ओवर बर्डनाइज हो जाते हैं तो वो काम करना ही छोड़ देते हैं। सो एक शुगर लेवल का हाई होना एक अच्छा खासा बड़ा प्रॉब्लम होता है बॉडी के लिए, क्योंकि पहली बात मैंने आपको बताई है कि उनमें ग्लूकोज को यूटिलाइज़ करने की एबिलिटी नहीं होती है, तो ग्लूकोज वेस्ट हो जाती है। दूसरी बात ये है कि उनके अंदर ग्लाइकोजन स्टोरेज नहीं होती, तो इन अ लॉन्ग रन या इन अ नियर फ्यूचर उनके पास कोई रिजर्व एनर्जी ही नहीं है कि कभी एक्सीडेंटल सिचुएशन में यूज़ करना पड़ गया तो उनके पास एनर्जी नहीं होती है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा वो खाना खाएँ तो उनके पास 24 घंटे एनर्जी हो। अब आप अगर एक ख़ास वक्त पर सुबह लेट से ब्रेकफ़ास्ट कर रही हैं, तो दोपहर में अगर आप लंच करें तो दरमियान में 5-6 घंटे या 4-5 घंटे एटलीस्ट होते हैं। तो आप उसी शुगर पर डिपेंड कर रहे होते हैं, जो या तो आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में होती है, या आपकी बॉडी के अंदर यूटिलाइज़ हर एक सेल के पास जो क्वांटिटी होगी वो उसको यूटिलाइज़ कर रहा होगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि ये सिचुएशन जो होती है, यानी डायबिटीज़ की जो सिचुएशन, ये काफ़ी फैटल सिचुएशन होती है। फिर दूसरी बात हम करते हैं कि ये जो प्रोग्रेस होती है, यानी इसमें काफ़ी ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि इस डिज़ीज़ के हवाले से पढ़ा जाए। तो इसके जो क्रोमोज़ोम होते हैं, सॉरी, इसका जो क्रोमोज़ोम है वो क्रोमोज़ोम 11 है, उसकी शॉर्ट आर्म पर ये जीन मौजूद होता है। ठीक है, और ये एक पॉलीमॉर्फिज्म शो करने वाला जीन है, यानी पॉलीमॉर्फिज्म और जेनेटिक वेरिएशन जो है ना ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए। पॉलीमॉर्फिज्म या जेनेटिक वेरिएशन क्यों ज़रूरी होती है? देखें, अगर एक पेशेंट जो है उसके केस में, अब ये जो डायबिटीज़ होती है ना, डायबिटीज़ एक ऐसी सिचुएशन है जो ऑटोसोमल है। अब ऑटोसोमल डिजीज़ है, जैसे हमने कहा क्रोमोसोम 11 है, तो डोमिनेंट और रिसेसिव की सिचुएशन जो है ना ये थोड़ी सी हो जाती है, क्योंकि ऑटोसोम जो होते हैं ना वो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसे होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं जो कि तकरीबन इक्वल क्वांटिटी में या इक्वल वे में काम कर रहे होते हैं। जहाँ तक बात है सेक्स क्रोमोसोम की, तो वहाँ पे एक डोमिनेंट अगर होगा लाइक फीमेल के अंदर तो वो ये सारी काम संभालेगा। मेल में अगर रिसेसिव एक्स एक जा रहा है
वही सारी वर्किंग कर लेगा। लेकिन जहाँ तक बात होती है ना ऑटोसोम की, यहाँ पे ऑल्दो कि डोमिनेंट रिसेसिव चीज़ एग्जिस्ट करती है, लेकिन फिर भी ओवरऑल रेशो जो होती है वो बहुत सारी चीज़ों से अफेक्ट हो रही होती है। सो पोलीमॉर्फिज्म या जेनेटिक वेरिएशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और दूसरी बात ये है कि ये जो है ना, ये एक रिसेसिव सिंगल जीन ट्रेट है। ये भी आपने याद रखना है कि ये पहले ऐसा माना जाता था, और ये फैक्ट भी है कि ये एक रिसेसिव ट्रेट है, कि बहुत सारे लोग इसके लिए कैरियर हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग जिनके अंदर ये रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव सिचुएशन होगी, तो ज़ाहिर है वो पेशेंट जो है वो हम कहते हैं कि वो डायबिटिक पेशेंट होगा। ये एक मल्टी फैक्टोरल ट्रेट है। अब मल्टी फैक्टोरल ट्रेट का क्या मतलब होता है? एक ऐसा ट्रेट जिसको कंट्रोल करता है एक जीन। ठीक है, ये चीज़ है कि उसको कंट्रोल कौन करता है? एक जीन ही कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन सेकंड पॉइंट क्या है कि जीन के साथ उसको जो है ना इन्वायरमेंट भी इफ़ेक्ट कर रही होती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इन्वायरमेंट भी इफ़ेक्ट कर रही होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बॉडी की जो फिज़ियोलॉजी है, फिज़ियोलॉजिकल जो कंडीशन होती है ना, ये भी इफ़ेक्ट कर रही होती है। तो उसको हम नाम देते हैं मल्टी फैक्टोरल जीन, कि ऑब्वियसली वो काम तो जीन ही कर रहा है, कंट्रोल तो जीन ही कर रहा होता है, लेकिन जीन के काम को दो चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, और वो कौन सी हैं? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, यानी वो किस इन्वायरमेंट के अंदर है, उसका फूड कैसा है, वो पानी कैसा पी रहा है, या उसकी डाइट कैसी है, वो एक्सरसाइज कर रहा है नहीं कर रहा, वो किसी स्ट्रेस की सिचुएशन में तो नहीं है, ये हेल्दी लाइफ गुजार रहा है, तो ये इन्वायरमेंटल सिचुएशन में आती है। और फिजियोलॉजी, कि उसकी बॉडी के सेल्स कैसा काम कर रहे हैं, या उसके कितना कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, या अगर एक चीज़ है लाइक ग्लूकोज है, वो कितनी यूटिलाइज हो रही है या कितनी स्टोर हो रही है, तो ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन में आता है। सो मल्टीफैक्टोरल ट्रेट्स का ये मतलब होता है अ ट्रेट दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय वन जीन, बट इट इज़ मोर इन्फ्लुएंस्ड एंड अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंटल कंडीशंस ऑफ द पर्सन एज वेल एज द फिजियोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ द बॉडी। तो उसको हम मल्टीफैक्टोरल ट्रेट्स का नाम देते हैं। जैसे हम डायबिटीज़ की बात करें कि ये एक मल्टीफैक्टोरल ट्रेट है, लाइक हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, ये एक मल्टीफैक्टोरल ट्रेट है। हाइट हो गई, वेट हो गई, ठीक है, तो ये एक मल्टीफैक्टोरल ट्रेट्स में आते हैं सारे। इसके अलावा डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 2 की हम बात करते हैं, ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, यानी इसका इंसुलिन के साथ कंसर्न नहीं है। यहाँ पे इंसुलिन मौजूद होती है, बीटा सेल्स भी यहाँ पर हैं, इंसुलिन भी बन रही होती है। 90% लोगों को यही सिचुएशन होती है, क्योंकि ये आफ्टर 40s होती है, यानी हायर एज पर होती है। अब इसमें होता ये है कि पर्सन के अंदर इंसुलिन मौजूद तो है, लेकिन क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता सेल उसके लिए रिस्पॉन्ड करना छोड़ देते हैं, यानी सेल्स की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है कि इंसुलिन के रिस्पॉन्स में जो है ना काम करें। आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि बॉडी के अंदर इंसुलिन की रेजिस्टेंस आती है, यानी बॉडी के अंदर इंसुलिन मौजूद है, बॉडी खुद बना रही है, लेकिन सेल रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, क्योंकि अब वो फ्रेजाइल हो चुके हैं, वीक हो चुके हैं, उनमें इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो इंसुलिन की मदद से काम करें। इस वजह से इन लोगों में ऐसा होता है। और ये ज़्यादातर ओबेसिटी जो होती है ना, ओबीज़ पर्सन, यानी जो मोटापा होता है, मोटे लोग होते हैं, इनमें ये कंडीशन होती है। अब अगर हम कहते हैं कि अगर नॉर्मली जो है ना ये लोग, हम कहते हैं कि एक्सरसाइज को करें और ओबेसिटी को कम करें, तो फैट बॉडी का कम हो जाएगा, जिससे ज़ाहिर है कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम ज़्यादा हो जाएगी, और ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन भी हो जाएगी इनमें। यानी अगर इनको आफ्टर हम कहते हैं 40s या 50s, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 2 शु टाइप 2 वाली शुगर या डायबिटीज़ हो भी गई है ना, तो ये अच्छी एक्सरसाइज करें, और जो है ना फैट बॉडी का जो है मेंटेन रखें, तो उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ेगी, और इस चीज़ को ये इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों में ऐसा होता है कि बिफोर 25 की एज भी हो जाती है, यानी 2 to 5% ऐसे लोग होते हैं जिनमें 25 साल की उम्र में ही ये चीज़ होना शुरू हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं MODY, यानी मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग। मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग, MODY जो होती है, ये एक हम कहते हैं कि ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट होता है। अब इसको इनहेरिट किया जाता है एज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। अब ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है, तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों में, मेल में भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। 50% जो लोग होते हैं ना, इनमें ग्लूकोकाइनेज जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाती है। अब ये जो ग्लूकोकाइनेज जीन होता है, ये वो जीन है जो ग्लाइकोलिसिस में काम कर रहा होता है। ये वो जीन है जो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करके उसको एनर्जी में, पायरुवेट में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो ग्लूकोकाइनेज एंजाइम जो होता है ना, ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, जो कि पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस यानी ग्लूकोज ब्रेक डाउन का। यानी इनके अंदर जो ग्लूकोज को यूटिलाइज करने वाला ग्लाइकोलिसिस का पाथवे है, उसका जीन ही म्यूटेट हो जाता है, वो सही से काम नहीं करता, जिस वजह से ये वर्किंग होती है, जिस वजह से MODY यानी मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग
स्ट्रॉन्ग होती है। और इसका एक और चीज़ ये भी है कि इसमें 4 दूसरे भी जीन्स होते हैं जिसके साथ मिल के काम कर रहे होते हैं, वो भी इन्फेक्ट हो सकते हैं, उनमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि इसमें काफ़ी सारे फैक्टर आ सकते हैं। पैंक्रियाटिक डेवलपमेंट इसकी वजह से पैंक्रियाटिक डेवलपमेंट अफेक्ट हो सकती है, या इंसुलिन की प्रोडक्शन रेगुलेशन अफेक्ट हो सकती है। इसके अलावा हम कहते हैं कि ये जो जीन्स होती हैं, ये किसी किस्म का कोई ख़ास, हम कहते हैं कि ना ये उन लोगों में काम कर रही होती हैं जो कि बिफ़ोर द एज ऑफ़ 25 है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है कि ये टाइप 2 डायबिटीज़ बिफ़ोर 25 की बात हो रही है। आफ्टर 25 वाले जो अडल्ट्स होते हैं ना, उनके अंदर इसका कोई फंक्शन नहीं है, उसके अंदर इसका कोई लेने देना नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। सो ये जो टॉपिक है, इसमें हमने 2 ही बातें डिस्कस की हैं कि इंसुलिन डिपेंडेंट कौन सी होती है, जिसके अंदर हम कहते हैं कि जो बीटा सेल्स होती हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, तो इंसुलिन बनती ही नहीं है। बॉडी कैसे फिर रिस्पॉन्स करे, तो एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंड करना पड़ता है। और उसमें भी हमने कहा है कि वो मल्टी फैक्टोरल ट्रेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, यानी काम तो एक ही जीन कर रहा है, लेकिन क्या होता है कि इन्वायरमेंट बहुत अफेक्ट करती है उसको, तो हम उसको मल्टी फैक्टोरल कह रहे होते हैं। अच्छा, दूसरा जो हमने कहा है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, जिसका इनसे कोई लेने देने नहीं है। इंसुलिन बॉडी में बन रही होती है, लेकिन सेल इंसुलिन रेजिस्टेंस शो कर रहे होते हैं। वहाँ भी 2 कंडीशन है, एक जो आफ्टर 40s होती है वो तो ओल्ड एज की है, वो इतना मसला नहीं होता, वो ओबेसिटी की वजह से क्योंकि होती है। तो अगर फ़ैट को मेंटेन रखा जाए, रेगुलर एक्सरसाइज की जाए, तो फिर इस चीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है। और अगर 25 से पहले हो जाए तो फिर उसको MODY का नाम दिया जाता है, जो कि एंजाइम ग्लूकोकाइनेज की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। जो ग्लाइकोलिसिस का पहला स्टेप नहीं करता तो ग्लूकोज इस्तेमाल ही नहीं होती है, ये चीज़ याद रखनी है। अच्छा, इसके अलावा हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर एक मल्टीफैक्टोरल ट्रेट है, जो कि सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों सिचुएशन में फ्लक्चुएट करता है। ज़ाहिर सी बात है, ब्लड प्रेशर हाई होगा तो सिस्टोलिक है, कम होगा तो डायस्टोलिक है, तो दोनों ही कंडीशन फैटल हो सकती हैं और नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो ये डाइट और इसकी वजह से मेंटेन किया जा सकता है, लेकिन इसके ज़्यादा चार्ज ब्लड प्रेशर के चेंज होने का रीज़न होता है बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, या ओवर बर्डनाइज होना, रेस्टलेसनेस या पुअर न्यूट्रिशन की वजह से ये सिचुएशन होती है। अच्छा, एक चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है कि मल्टी फैक्टोरल ट्रेट और पोलीजीनिक ट्रेट में क्या फ़र्क होता है। देखिए, जो सिचुएशन होती है ना पोलीजीनिक ट्रेट की, उसमें क्या होता है कि मल्टीपल जीन्स, ठीक है, इसमें हम कहते हैं कि जो मल्टीपल जीन्स होती हैं ना, मल्टीपल जीन्स मिलकर एक ही ट्रेट पे काम कर रहे हैं। मल्टीपल जीन्स किस पे काम करते हैं, एक ट्रेट पे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम कहते हैं नो इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट, या हम कहते हैं फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी, कि जो हम कहते हैं कि पॉलीजेनिक ट्रेट है, उसमें बहुत सारे जीन मिलकर सिर्फ एक ही ट्रेट पर एक्ट कर रहे होते हैं, और उसमें इन्वायरमेंट का भी इतना ख़ास इन्फ्लुएंस नहीं होता, ठीक है, और ना ही बॉडी की फिजियोलॉजी को इससे फ़र्क पड़ता है। तो इसको हम पॉलीजेनिक का नाम देते हैं। लेकिन मल्टीफैक्टोरल में क्या होता है कि एक जीन ही जो है ना उस पर एक्ट कर रहा होता है ट्रेट पर, लेकिन जहाँ पर इन्वायरमेंट प्लस जो बॉडी की फिजियोलॉजी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ये काम कर रहे होते हैं, ठीक है। कि अगर इन्वायरमेंट बहुत फेवरेबल है और बॉडी की फिजियोलॉजी बहुत अच्छी चल रही है, तो फिर ये जीन डिजीज़ काज नहीं कर सकता। ऑल्दो कि ये डिफेक्टिव हो भी सही ना, फिर भी इन्वायरमेंट अगर बहुत अच्छी है और हेल्दी लाइफस्टाइल है और फिजियोलॉजी बॉडी के सारे फंक्शन बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं, वो हेल्दी बॉडी है, तो फिर इतना मसला नहीं है, फिर ये इतना खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। ये एक्सप्रेस होता भी तब है जब आफ्टर 40 यानी ओल्ड एज होना शुरू होती है। तो ये चीज़ आपने क्लियर रखनी है कि पोलीजीन में क्या होता है कि एक, हम कहते हैं बहुत सारे जीन्स मिलकर एक ट्रेट को कंट्रोल करते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट और फिजियोलॉजी का इतना इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन इसके बरक्स जो मल्टी फैक्टोरल ट्रेट होता है, इसमें इन एक ही जीन जो है कंट्रोल करता है ट्रेट को, बट इन्वायरमेंट बहुत अफेक्ट करती है, और इसी तरह हम कहते हैं कि फिजियोलॉजी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, तो वो मल्टी फैक्टोरल ट्रेट है। मल्टी फैक्टोरल ट्रेट में एग्जांपल आती है डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की, हाइट की, वेट की, इंटेलिजेंस की। इंटेलिजेंस इज़ एक बेस्ट एग्जांपल है मल्टी फैक्टोरल ट्रेट की। अब इंटेलिजेंस ज़ाहिर है IQ
जो एक ही जीन कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन आप देखें कि अगर एक पर्सन है जिसका एक जीन जो है आईक्यू वाला, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, हाइपर एक्टिव है और वो बाय जेनेटिक्स जीनियस है, लेकिन वो स्टूपिड इन्वायरमेंट में आ जाए कि स्टूपिड लोगों के साथ या आलसी लोगों के साथ, कामचोर लोगों में आ जाए, जहाँ पे कोई काम ही नहीं है, जहाँ पे सारा टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ है, तो जाहिर सी बात है कि वो बंदा भी वैसा आलसी, निकम्मा और जो है ना, हम कहते हैं कि बिल्कुल टाइम वेस्ट करने वाला बन जाएगा। तो वो भी बिल्कुल डम और स्टूपिड बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जीन तो काम कर रहा है लेकिन इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है उस चीज़ को। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं कि एक पर्सन है जिसमें क्या होता है कि जो इंटेलिजेंस का जीन है वो नॉर्मल काम कर रहा है, यानी इतना ख़ास नहीं लेकिन नॉर्मल काम कर रहा है, लेकिन उसकी इन्वायरमेंट इतनी अच्छी है कि उसको मतलब उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं कि वो अपने आप पर काम कर सकता है, वो बेटर तरीके से जो है वो स्टडीज़ कर सकता है या अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है, स्किल्स लेके आ सकता है, तो वो पर्सन आहिस्ता आहिस्ता बहुत अच्छा हो जाता है। अब दो सिचुएशंस मैंने आपको बताई हैं। सिचुएशन वन में क्या है कि जीन जो है ना, ठीक है, जीन बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, हाइपर एक्टिव है, लेकिन इन्वायरमेंट जो है ना, इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा पुअर है। सो दैट्स वाई पर्सन क्या होता है कि वो पुअर इंटेलिजेंस वाला, या हम कहते हैं कि स्टूपिड पर्सन है। ठीक है, दूसरे में क्या है कि जो जीन है ना, जीन बस एक एवरेज काम कर रहा है, यानी जीन जो है ना वो एवरेज काम कर रहा है, इतना ख़ास नहीं कर रहा काम। ठीक है, लेकिन इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो स्किल सीख सकता है, वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। सो इस वजह से वो बहुत बेस्ट, या आप कह सकते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट परफॉर्मेंस शो करता है। सो इसी चीज़ को हम मल्टी फैक्टोरल ट्रेट कह रहे हैं, जिसमें इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक एक चीज़ आपने अपने माइंड में हमेशा क्लियर रखनी है कि जीन चाहे जितना भी अच्छा काम करने वाला हो, या जीन चाहे जितना भी हम कहते हैं कि बेहतरीन काम करे, अगर इन्वायरमेंट उसके लिए फेवरेबल है तो जीन खुद को 100% एक्सप्रेस कर सकता है और उस चीज़ का फ़ायदा भी है। ठीक है, लेकिन अगर सिमिलरली हम कहते हैं कि जीन अगर बहुत ही वीक काम कर रहा है लेकिन इन्वायरमेंट बहुत ज़बरदस्त है, तो जाहिर सी बात है कि इन्वायरमेंट की वजह से वो पर्सन हेल्दी लाइफ गुजार सकता है। इसके बरक्स इसके ऑपोजिट चीज़ क्या है कि अगर जीन बहुत ही ज़्यादा हम कहते हैं कि ना ज़बरदस्त काम करने वाला है और जीन हाइपर एक्टिव है, बहुत हम कहते हैं कि 100% हर चीज़ को एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन इन्वायरमेंट ही इतनी स्टूपिड है, इन्वायरमेंट में कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, तो फिर वो पर्सन कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करे, फिर वो पर्सन किस तरह से जो है ना अपने स्किल्स को यूज़ करे। बिल्कुल ऐसे ही एक एग्जांपल है कि एक पर्सन ऐसा है जिसको हम यूँ कहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग आती है। ठीक है, उसको डिजिटल मार्केटिंग आती है, वो बहुत अच्छा हम कह सकते हैं कि मैनेजर के तौर पे काम कर सकता है या एक प्रोजेक्ट लीड कर सकता है, ये उसके स्किल्स हैं, उसकी इंटेलिजेंस है। ठीक है, लेकिन उसको कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली है, उसके पास ना कोई प्रोजेक्ट आया, ठीक है, ना उसने हम कहते हैं कि कोई उस बेचारे को कुछ मिला ही नहीं है अपनी इस एबिलिटी को शो करने का, तो चाहे वो जितना भी स्किलफुल हो, जब तक कोई काम नहीं होगा उसके स्किल का कैसे पता चलेगा जब अपने स्किल पर किस तरह से इंप्रूवमेंट ला सकता है। सो बिल्कुल ऐसे ही एग्जांपल होती है। सो जीन अपने आप को 100% एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब इन्वायरमेंट फेवरेबल होगी। अगर इन्वायरमेंट उस चीज़ के ऑपोजिट होगी, चाहे जीन जितना भी अच्छा काम करने वाला हो, इन्वायरमेंट क्योंकि जिसके अंदर उसने एक्सप्रेस करना है वो चीज़ ही फेवरेबल नहीं है, तो फिर उस चीज़ का फ़ायदा नहीं होता और बहुत सारी चीज़ें इससे अफेक्ट होती हैं। सो दैट्स वाई हम जेनेटिक्स तो स्टडी करते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। दैट वाज अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप कि आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपने नोट किए होंगे। यहाँ से जो आपको क्वेश्चन आ सकता है, वो एक क्वेश्चन तो ये आ सकता है, वाई ब्लड ग्रुप इज़ अ मल्टी फैक्टोरल ट्रेट। तो आपको यहीं पर एक चीज़ मिल जाएगी, पहले आप मल्टी फैक्टोरल ट्रेट की डेफिनेशन लिख लें और फिर उसके बाद इसको, इस पैराग्राफ को जो येलो बॉक्स के एक्सप्लेन कर लें। मल्टी फैक्टोरल ट्रेट की डेफिनेशन मैं आपको अगेन बता देती हूँ। A trait that is controlled by only one gene, but it is strongly influenced by environment as well as physiological condition of the body is known as multifactorial trait. ठीक है, और ये फिर बाकी आप ये वाला लिख लेंगे इसमें रीज़न। इसके अलावा आपको यहाँ से एक और क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मल्टीफैक्टोरल ट्रेट एंड पोलीजीनिक ट्रेट। तो पोलीजीन का प्रीवियस एक लेक्चर था जिसमें आप वहाँ से ले सकते हैं नोट्स के पोलीजीन क्या होता है, और यहाँ से मल्टीफैक्टोरल आपका हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। ठीक है, तो इनको आपने कंपेयर करना है, ऑपोजिट सिचुएशन है दोनों। फिर एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू नो अबाउट MODY, व्हाट इज़ इट्स रीज़न एंड मेन कॉज। ये इसका मेन रीज़न और कॉज है। ठीक है, सो ये आपने लिखना है। और इसके साथ लॉन्ग क्वेश्चन ये आता है,
Write a detailed note on the diabetes mellitus and also explain its type. Write a detailed note on diabetes mellitus and also explain its type. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 3 से 4 शॉर्ट भी आ रहे हैं और एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग भी आ रहा है इसमें. सो आपने ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन एंड क्यूरी यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर you as soon as possible. Wish you all the very best and good luck till the next lecture.